Today is 3rd Feb, Friday, and this is your day 16 of SSC JEE मेंस प्रिपरेशन। आज की इस वीडियो में आपको सबसे पहले आपका लाइफ पर्पस मिलेगा कि आज आपको क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करने हैं और क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है। और इसके बाद कुछ कॉमन कमेंट्स जो थे, जो क्वेरीज़ थी, उनका मैं रिप्लाई करूँगा। सभी कमेंट्स का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो जो बहुत ज़रूरी से मुझे लगे कि जिनका आंसर मुझे देना ज़रूरी है तो मैं उनकी रिप्लाई कर दूँगा, लेकिन वो लास्ट में वीडियो के। तो सबसे पहले तो आज का जो लाइफ पर्पस है वो बता देते हैं आपको। आज आपको टॉपिक 1 जो करना है वो करना है कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रोइड, इनर्शिया, शेप फैक्टर। कई बार अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको इसका जेड निकालना होता है, इसका सेंट्रोइड निकालना होता है। इसका जेड सेंट्रोइड निकालना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसको 2 मिनट में कैलकुलेट कर दो और बिल्कुल एक्यूरेट आपका इसका आंसर आए। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कैलकुलेट तो हर कोई कर लेगा इसको, लेकिन क्या एक मिनिमम टाइम में आप इसको निकाल पा रहे हो क्या? तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर ये निकाल दोगे तो सिग्मा भी आप आराम से निकाल दोगे, m/i = σ/y का यूज़ करके। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है। इसके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं तो इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, फेज डायग्राम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर फेज डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि टाइम जब हमारे पास कम होता है ना, तो दिमाग लगाने का मतलब हम सोचते भी नहीं है और चल भी नहीं पाता है ऐसे दिमाग नए क्वेश्चन में। तो ये ऐसा टॉपिक है जिससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। तो अच्छा है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ताकि वहाँ पे एक दिमाग ना लगाना पड़े। वहाँ पे बस ये हो कि आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया था तो आप वहाँ पे भी कर पाओगे। अगर नया क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस टॉपिक का क्या, किसी भी टॉपिक का नया क्वेश्चन आएगा जो आपने नहीं किया हुआ, जो आपको लगता है कि आप सोल्व कर दोगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि बिल्कुल छोड़ देना उसको। लास्ट में टाइम बचेगा तो करना, लेकिन जो आपने क्वेश्चन नहीं देखा, जिसे आप सिर्फ सोच रहे हो कि हाँ मैं कर दूंगा, उसको स्टार्टिंग में अटैम्प्ट मत करना। तो दूसरा टॉपिक क्या होगा? फेज डायग्राम रिलेटेड प्रॉब्लम, सॉइल मैकेनिक्स का टॉपिक है। तीसरा टॉपिक रहेगा आपका डिज़ाइन ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर एंड सेप्टिक टैंक। ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है। इन दोनों के डिज़ाइन देख लेना, पहले भी पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछ सकता है। सिंपल सा सेडिमेंटेशन टैंक भी पूछ चुका है, तो ये क्वेश्चन भी आना मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आ सकता है भी क्वेश्चन। तो ये दोनों के डिज़ाइन, तो ये तो 3 नए टॉपिक थे। अब आते हैं रिवीजन के ऊपर। रिवीजन आपको क्या क्या करना है, ये सब टॉपिक आप कर चुके हो, तो इसलिए अब आपके इनका रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन क्या क्या करोगे? आप बीम डिज़ाइन करोगे। बीम डिज़ाइन आप 2 बार कर चुके हैं पहले रिवीजन इसका। तो बीम डिज़ाइन में आप सिंगली रीइंफोर्स भी करोगे, डबली रीइंफोर्स भी करोगे, WSM से भी करोगे और LSM से भी करोगे। एटलीस्ट 6 से 7 क्वेश्चन इसके आपको बीम डिज़ाइन के करने हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल वाले, उसमें आपको बस एक्यूरेसी और स्पीड के ऊपर ध्यान देना है। बाकी जैसे डबली रीइंफोर्स बीम आया, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो उसको समझ समझ के करना। एक क्वेश्चन भी करोगे कोई बात नहीं, बाद में फिर से रिवीजन कर लेंगे उसका। तो बीम डिज़ाइन का रिवीजन करना है आपको। कनेक्शन ऑफ स्टील, इसके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको बता चुका हूँ। इन प्लेन, आउट प्लेन, ठीक है, और वेल्डेड और बोल्टेड या फिर रिपीटेड। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन हैं, इनमें से 3 टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। पहले भी आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, लेकिन अभी जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो करनी है एक्यूरेसी के लिए और स्पीड के लिए। आपको क्वेश्चन करना आ चुका है ये कि कैसे करते हैं क्वेश्चन को, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन इसलिए करना है ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़े और आपकी स्पीड बढ़े। तो इसलिए आप कनेक्शन ऑफ स्टील करोगे, स्टील जॉइंट्स करोगे। उसके बाद इंटरनल एंगल एंड लोकल अट्रैक्शन, फिर से आप ये कर चुके हो, लेकिन आप स्पीड और एक्यूरेसी के लिए अभी इस क्वेश्चन को करोगे। उसका पाइप फ्लो, ये थोड़ा नया टॉपिक है। तो पाइप फ्लो के अंदर आप जितने भी प्रीवियस ईयर आ रखे हैं उनको करोगे, प्लस ESC में भी जैसे 2 टैंक हमें जोड़ दिए पाइप से, ठीक है। उसके बाद बोला कि आधे में ऐसे पाइप दूसरा जोड़ दिया है, तो जो नया डिस्चार्ज होगा वो कितना होगा। मतलब इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपने इस टाइप की प्रैक्टिस नहीं की, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप कर दोगे इस क्वेश्चन को, लेकिन जल्दी कर पाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। तो प्रैक्टिस रहेगी तो वहाँ पे भी आप क्वेश्चन कर दोगे। पाइप फ्लो, और उसके बाद डिफरेंट सॉइल टेस्ट, जितने भी सॉइल के टेस्ट हैं वो सब आपको एज अ थ्योरी लिख के देखने हैं। जैसे वेन शेयर टेस्ट, डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ठीक है, ट्राइक्सल टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट, SPT, ये सब टेस्ट आपको लिख के देखने हैं खुद से। ऐसा नहीं है कि बस देख के पढ़ लिया, उससे कुछ नहीं होगा। थ्योरी जो होगी, थ्योरी जब तक आप खुद से नहीं लिखोगे, अगर आप घर पे नहीं लिख पा रहे हो तो एग्ज़ाम पे भी नहीं लिख पाओगे। इस चीज़ को रूल एज अ रूल बना लो, जो चीज़ मैं घर पे नहीं कर पा रहा हूँ सही से सही टाइम पे, वो मैं एग्ज़ाम में भी नहीं कर पाऊँगा, ये रूल है। और जो घर पे मैं बहुत आराम से कर पा रहा हूँ वही मैं एग्ज़ाम में कर पाऊँगा, इस रूल को बना लोगे
तो आराम से चीज़ें मतलब आसान दिखेंगी फिर आपको। तो ये था आज का लाइव पर्पस। अब थोड़ा सा क्वेरीज़ के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी क्वेरी तो यही है कि कैलकुलेटर कौन सा यूज़ करना है। देखो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि नॉन प्रोग्रामेबल होना चाहिए, मतलब प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। तो ये जो 991 की सीरीज़ है, ठीक है, 100 की सीरीज़ है, 82 भी है, ठीक है, ये सब की जो सीरीज़ है, जैसे MS हो गया, ES हो गया, तो ये नॉन प्रोग्रामेबल है, ये चल जाएंगे वहाँ पे। तो ज़्यादा लोड मत लो चीज़ों का, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल जाएंगे कैलकुलेटर। पहली बात ध्यान रखो, अगर आपके पास नहीं है कैलकुलेटर तो ख़रीदो, तो ये ख़रीद सकते हो FX 991 MS। मैं 2 बार दे चुका हूँ इससे एग्ज़ाम, 3 बार, तो चल जाता है, ES में भी चल जाता है, SSC में भी चल जाता है। तो अगर जो नहीं है कैलकुलेटर तो ये ख़रीद लो, और अगर जो आपके पास है और आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो फिर नया ख़रीद लो। क्यों इतना, आपकी ज़िंदगी भर का सवाल है, प्री ऐसे ही नहीं किसी का भी निकल जाता है। अब मेंस आप देने जा रहे हो और मेंस के 20 दिन बचे हैं और अभी आप सोच रहे हो कि यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा, डाउट से बाहर आओ, 1000 रुपये लगाओ, ये आपके पता नहीं कितने 1000 रुपये बचा देगा। देखो क्योंकि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो एक वहम होता है दिमाग में उसकी कोई भी दवा नहीं है। ये जितने भी होते हैं नॉन प्रोग्रामेबल ही होते हैं, चल जाएंगे। लेकिन अभी दिमाग में अगर जो ये चीज़ आपकी बैठी रही कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ये वाला कैलकुलेटर खरीद लो, 1000 रुपये लगेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे, फिर अपनी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो। क्योंकि एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका फोकस इधर से उधर भी जा रहा है तो उसमें भी बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो कैलकुलेटर 991 की सीरीज़ वाला भी चल जाएगा, 100 सीरीज़ वाला भी चल जाएगा, 82 सीरीज़ वाला भी चल जाएगा, सब नॉन प्रोग्रामेबल है। एक बार पूछ लेना दुकान वाले से, या फिर ये भी कर सकते हो आप कि कोई पर्टिकुलर आपको कैलकुलेटर है आपके पास, उसको आपको गूगल पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। मुझसे पूछ रहे हो तो आप यूट्यूब पे भी एक बार देख लो, गूगल पे भी देख लो, सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। सब जगह पे यही पता चलेगा आपको कि ये नॉन प्रोग्रामेबल ही है, चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी डाउट क्लियर ना हो तो नया खरीद लेना, ये वाला खरीद सकते हो। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कि मैं कमेंट्स क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा हूँ आप लोगों के। देखो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास जितना टाइम होता है मैं कोशिश करता हूँ कि अपना, या तो मेरी पढ़ाई में जाता है वो चीज़, ठीक है, मेरी अभी सोशल लाइफ कुछ नहीं है, ना मेरे कोई पर्सनल लाइफ है इस टाइम पे, मेरी सिर्फ जो लाइफ है वो मेरी पढ़ाई है इस टाइम पे, वही मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों का प्री क्लियर हुआ, फिर आप मेंस के लिए आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, और सिर्फ डायरेक्शन लेस होके देश से इतने अच्छे इंजीनियर छूट जाएं, ये मैं नहीं देख सकता था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश की कि मैं अपने फ्री टाइम में आपको गाइड कर दूंगा, ताकि सिर्फ गाइडेंस की कमी की वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके। जिस बच्चे ने सिर्फ ये देख के, मैं प्री की बात बता रहा हूँ, प्री में मैंने गाइड किया था आप लोगों को, मैंने सिर्फ टॉपिक में आपको डेली बताता था, ऐसा कुछ नहीं था जैसे कोचिंग्स इतनी बड़ी बड़ी गाइड करती हैं या फिर वीडियोस बनाती हैं, वैसा मैंने कुछ नहीं किया था। बस डेली बेसिस पे मैं आपको गाइड करता था, उसी बेसिस पे भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने ये चीज़ सोची कि जब उनका यहाँ तक वो पहुँच गए हैं तो उनको आगे भी गाइड करूँ, ताकि, क्योंकि देखो इसमें तो मेरी कोई ख़ास बात नहीं थी, ये आपकी ही खास बात थी कि जस्ट मैंने आपको काम दिया और आपने सिलेक्शन ले लिया। तो सिलेक्शन आपकी ही बदौलत हुआ है, आपकी विल पावर के उससे ही हुआ है। मैंने गाइड सबको किया था, 2-2 4-4 हज़ार व्यूज़ आते थे, लेकिन सिलेक्शन कुछ का ही हुआ है। तो विल पावर आपकी थी, मेहनत आपकी थी। तो उन बच्चों का अब आगे मेंस में ना रुके सिर्फ गाइडेंस की कमी की वजह से, इसलिए मैं डेली आपको गाइड कर रहा हूँ। तो मेरा 100% सिर्फ ये है कि मैं आपको डेली पर्पस दे दूँ। इसके अलावा मैं जो वीडियो बना देता हूँ वो मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। अगर मैं कहीं पे रिप्लाई कर देता हूँ तो वो एक्स्ट्रा टाइम निकाल के मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। मैं अभी साफ साफ कह रहा हूँ कि आप मुझे पर्सनल मैसेज करोगे तो मैं, हो सकता है मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, 99% टाइम मैं आपको रिप्लाई ना कर पाऊँ। और इसका रीज़न मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि मेरे 2 एग्ज़ाम अभी बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, 11 को और 19 तारीख को, तो उनको मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको भी नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए मैं आपको डेली गाइड कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। तो इतना शायद आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़, कि मैं पर्सनली गाइड नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इतने सारे लोग हो, अगर मैं सबको पर्सनली भी गाइड करूँगा तो आप ये देखो कि ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि मैं अपना भी पढ़ूंगा और आपको भी गाइड करूंगा। इसलिए मैं सबको एज अ बल्क यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। आज भी जब ग्रुप के अंदर आपने सब लोगों ने अपनी कॉपी अपलोड की, तो मैंने बोला कि 1 घंटे के लिए हम 1-to-1 बात करते हैं। तो उस टाइम पे मैंने जितने भी कमेंट्स आए उन सब का रिप्लाई किया मैंने। कुछ एक आधे छूट गए होंगे, उनका ही मेरे पास फिर पर्सनल मैसेज आ गया कि आपने तो हमारा टाइम वेस्ट कर दिया और मैं इतनी देर से वेट कर रहा था, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। तो चलो मैं उनसे सॉरी बोलता हूँ इस चीज़ के लिए।
लेकिन इस चीज़ को समझो कि हर कोई इंसान ही है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि उस टाइम पे 1 घंटे के टाइम पीरियड में सभी का रिप्लाई करूं। अब डाउट भी कैसे थे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, जब आप डाउट पूछो तो उस जगह पे, मतलब मेरी जगह पे खुद को रख के आप डाउट पूछा करो। जैसे अगर आपका डाउट ये आए कि मैंने आपको कॉपी भेजी है, इसको आप चेक करो, या फिर आपने मान लो रिक्वेस्ट करके ही मेरे से पूछा कि आप इसको कॉपी को चेक कर दो, तो ये कैसे पॉसिबल है? आपने ग्रुप के ऊपर देखा कि 50-60 कॉपियाँ बच्चों ने भेजी, और आप ये बोल रहे हो कि मैं आपकी कॉपी चेक करूं। तो 50-60 बच्चे वो भी अपनी कॉपी खुद से चेक करके एवेल्युएट करके मुझसे बस उसमें डाउट पूछ रहे हैं कि ये चीज़ सही है क्या, ये चीज़ गलत है क्या। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपकी पूरी कॉपी को खुद से चेक करूं, तो मेरी जगह रख के देखो खुद को कि क्या इतना टाइम हो पाएगा कि मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा। तो मतलब बस इसमें सोचने की, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट बहुत बड़ी चीज़ है, जस्ट सोच के देखो इस चीज़ को कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है। तो इन शॉर्ट मैं आप सबको बता देता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये जो वीडियो आती है ये मेरी तरफ से मेरा 100% है, इतनी ही गाइडेंस मैं कर पाऊँगा। अगर आप मुझे पर्सनल मैसेज करते हो तो आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप उसका वेट कर सको। ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसका रिप्लाई ना ही कर पाऊँ, ठीक है। मैं तो साफ साफ सीधा बोल रहा हूँ आपको कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, फिर भी आप मैसेज करते हो तो वो आपके राइट्स हैं, आप कर सकते हो मैसेज। लेकिन उसके बाद अगर जो आप फिर ये बोलते हो कि रिप्लाई तो आप करते नहीं, ये सब चीज़ें, तो देखो ये चीज़ ना थोड़ा डिस्टर्ब करती है। मैं भी अपना टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको भी सोचना चाहिए। मैं आपके लिए सोच रहा हूँ तो आपको भी मेरे बारे में सोचना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जो बाकी के बच्चे हैं रेस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, उनको गाइड करता रहूँगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और जब मैसेजेस आते हैं मैं नाम बिल्कुल नहीं देखता हूँ किसका मैसेज है, ठीक है। तो अगर एक बच्चे ने कभी डिसरेस्पेक्ट की और दूसरे टाइम उसने ही मैसेज मुझे किया, तो मुझे नाम भी याद नहीं रहते किसने मैसेज किया था। तो मैं जो रिप्लाई करता हूँ मैसेजेस के ऊपर रिप्लाई करता हूँ, मेरे दिमाग में कोई है ही नहीं नाम कि किसने मेरे से कैसे बात की है, ठीक है। तो आप जैसा मैसेज करोगे आपको वैसा ही रिप्लाई मिलेगा। सो चलो एक अच्छे नोट पे एक वीडियो को ख़त्म करते हैं। पहली चीज़, अगर आपने पहली बात तो तैयारी शुरू हो जानी चाहिए थी आपकी, लेकिन इस चीज़ को रूल बनाओ कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए गए हैं उनको आपको मैक्सिमम टाइम पढ़ना है। जैसे अगर कोई टॉपिक नया है, जैसे रिटेनिंग वॉल, अगर आप पूछो कि रिटेनिंग वॉल आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल चांसेस है आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता किसी भी टॉपिक के लिए। लेकिन रिटेनिंग वॉल इम्पोर्टेंट नहीं है, तो रिटेनिंग वॉल बहुत कम बच्चे करेंगे, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट को दो दो पैरामीटर्स पे हम देख सकते हैं। पहला कि वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, और दूसरा कि वो टफ टॉपिक है या इजी टॉपिक है, ठीक है। वैसे मेनली हम प्रीवियस ईयर के थ्रू ही देखते हैं चीज़ों को। अगर कोई चीज़ प्रीवियस ईयर में आ रखी है तो वो हर बच्चे ने की हुई है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर सेम चीज़ दोबारा से पूछी गई तो हर बच्चा कर लेगा, आप नहीं करोगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। अब जैसे रिटेनिंग वॉल की टाइप की चीज़ है, बहुत कम पूछा गया है, आपने इसको कर लिया, ठीक है, और एग्ज़ाम में ये मान लो आ गया और आपने रिटेनिंग वॉल कर भी लिया, लेकिन 99% बच्चे नहीं कर पाए, आपने कर दिया, तो कोई ऐसी चेंज नहीं आया वहाँ पे। 99% के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगी, सिर्फ आपके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी। तो मैसेज मेरा सिर्फ इतना है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इजी चीज़ है, जो कि बार बार पूछी गई है एग्ज़ाम में, सबसे पहले उसको तैयार करो, उसके मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ो। बहुत सारे टॉपिक करने की जगह बहुत कम टॉपिक को बहुत अच्छे से करो, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम है वो एक्यूरेसी का एग्ज़ाम है, स्पीड का एग्ज़ाम है, कॉन्सेप्ट का एग्ज़ाम नहीं है ये, कि आपको लगे कि आप कॉन्सेप्चुअल आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आया वो कर दोगे, तो आप उसके अंदर अपना ही नुकसान करोगे। अगर जो वहाँ पे कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आप अटैम्प्ट भी कर रहे हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट लगाने में सॉल्व करने में टाइम लगता है, जबकि कोई रटी हुई चीज़ होगी जैसे स्लैब डिज़ाइन हुआ, उसको आप तुरंत कर दोगे, भले ही वो बहुत लंबा होगा, लेकिन अगर जो उसकी आपने बहुत बार प्रैक्टिस कर रखी है तो 6-7 मिनट में आप स्लैब डिज़ाइन में 25 में या 20 मार्क्स आराम से ले लोगे, ठीक है। तो इतना मेरी तरफ से आपको सजेशन रहेगा। प्लस फुल टेस्ट, आज जितने बच्चों ने फुल टेस्ट दिया सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फिर से एक कदम और आगे पहुंच चुके हो, अपने एसएससी जेई सीपीडब्ल्यूडी के पास पहुंच चुके हो आप। तो फुल टेस्ट के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, टू द पॉइंट, बिल्कुल मैं रूड होकर बोल रहा हूँ ये चीज़। अगर आपने फुल टेस्ट नहीं दिया ये सोच के कि मेरी तैयारी नहीं है ये वो, अगर फुल टेस्ट नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लास्ट डिपार्टमेंट भी नहीं मिलेगा।
और अगर आप फुल टेस्ट दोगे, कुछ टॉपिक कवर कर लोगे, तो आपको CPWD भी मिल सकता है। टू द पॉइंट, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ इस चीज़ में। तो फुल टेस्ट भी देते रहो और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उनकी बार बार प्रैक्टिस करो। डेली बस एक आधा टॉपिक ऐड करते चलो जो आपको नए करने हैं। बाकी जो पुराने टॉपिक्स बताए हैं उनको ही रिवाइज करते रहो, उनके ही मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन करते रहो और फुल टेस्ट देते रहो। बस इतनी मेरी तरफ से आपको सजेशन रहेगा। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।